महज 12 साल की उम्र में अपने 30 साल के पति से दिन रात मार खाने वाली इस लड़की ने अकेले अपने दम पर पूरे 2000 करोड़ की कंपनी खड़ी की है। जी हाँ, जिसे दलित कहकर एक समय पर लोगों ने पानी तक नहीं दिया था, आज उसे खुद भारत के राष्ट्रपति ने पद्मश्री दिया है और वो खुद हजारों लोगों को रोजगार दे रही है। पर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये कमाल उसने किया कैसे, बिना किसी एजुकेशन के, बिना किसी पूंजी के। आखिर इतनी बड़ी कंपनी उसने बनाई कैसे? उसकी बेहद हैरत अंगेज मगर एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग ट्रू स्टोरी में हमें ये सारे जवाब मिलेंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वादा है मेरा। 1973 की बात है। महाराष्ट्र के अकोला में एक शाम कल्पना नाम की एक 12 साल की बच्ची अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। सारे बच्चे बेहद खुश थे कि तभी एक महिला आई और कल्पना को डांटने लगी। ए अछूत लड़की, तुझे कितनी बार कहा है मेरे बच्चों से दूर रहा कर। कल्पना की आंखों से आंसू की धार बहने निकली। वो तुरंत अपने छोटे से घर में जाकर छुप गई। शाम को उसका बापू आया तो उनसे शिकायत की। उन्होंने कहा, बेटा, इन सबको जवाब देने का एक ही तरीका है, इनसे बड़े आदमी बनकर दिखाएंगे, तभी ये लोग चुप होंगे। कल्पना की आंखों में अब आंसू की जगह एक संकल्प आ गया था कि खूब पढ़ूंगी और कुछ बन के दिखाऊंगी। अगले दिन वो चेहरे पर एक नई चमक लेकर स्कूल गई, पर इस बेरहम दुनिया ने उसे भी बुझाने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्कूल में भी उसके साथ भेदभाव किया गया और उसके टीचर्स ने उसे दूसरे बच्चों के साथ बैठने से मना कर दिया, यहाँ तक कि उसे उनके साथ खेलने भी नहीं दिया गया। पर इस बार उसने किसी से कोई शिकायत नहीं करी, बस अपने संकल्प को दोहराया कि एक मैं बहुत बड़ी इंसान बनूंगी। वो दिन रात जी तोड़ मेहनत करने लगी, जिसका नतीजा ये निकला कि उसने 7वीं कक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स हासिल किए। जो टीचर्स और पड़ोसी उसे उलाहना दे रहे थे, आज कायल हो चुके थे। उनके चेहरे की उड़ी हुई रंगत देखने लायक थी। वो ये खुशखबरी सुनाने दौड़ी दौड़ी अपनी बापू के पास पहुंची कि बापू देखो, आपने जो बोला था वो मैंने कर दिखाया। पर बापू ने जो कहा उसे सुनकर उस बच्ची के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि बेटी, मैंने तेरी शादी तय कर दी है, कल्पना को काटो तो खून नहीं। वो सन्न रह गई। रोते रोते उसने पूछा, आखिर क्यों बापू, क्यों आप खुद के ही हाथों मेरे सपनों का गला घोट रहे हो? बेटा, मैं तेरी तरह मजबूत नहीं हूँ, लाख चाहने के बाद भी मैं दुनिया से नहीं लड़ पाया, मुझे माफ कर दें। उन्हें उस वक्त ये जरा भी अंदाजा नहीं कि वो उसे उसके ससुराल नहीं बल्कि मौत के मुंह में ढकेल रहे। मुंबई के बदनाम स्लम धारावी की अंधेरी गलियों में बसे अपने ससुराल जाते वक्त कल्पना के मन में एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी कि शायद उसका पति कोई समझदारी रखता हो और वो उसे आगे पढ़ाने के लिए राजी हो। पर हुआ उसके बिल्कुल उल्टा। 10 लोगों के उस परिवार में 12 साल की इस बच्ची से ये एक्सपेक्ट किया जाता कि वो उन सब के लिए खाना बनाए, बर्तन धोए, झाड़ू पोछा करे, उन सब के पैर दबाए और उसके बाद अपने 30 साल के पति से मार भी खाए। खाने में अगर नमक जरा से ज्यादा हो गया, घर में एक धूल का कतरा भी दिख गया, या फिर यहाँ तक कि बिना किसी वजह के वो लोग उस पर हाथ उठाने में कोई कसर नहीं रखते थे। कई कई दिनों तक उसे खाना भी नहीं दिया जाता, वही खाना जो उसने खुद बनाया। 6 महीने बाद जब कल्पना का बापू उससे मिलने आया, वो जिंदा लाश बन चुकी थी। शरीर में हड्डियों का ढांचा बस बचा था। फूल सी बच्ची कुचल दी गई थी। उसके बापू की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वो तुरंत उसे अपने साथ घर ले आया और जब लेकर आया तो मोहल्ले में एक इंसान ने कल्पना से ये तक नहीं पूछा कि बेटा तूने क्या क्या झेला वहाँ, बल्कि वो सब फिर से उसे ताने मारने लगे। जरूर इसी में कोई कमी होगी जो इसके ससुराल वालों ने इसे निकाल दिया। उसकी हालत देखकर उसके बापू का दिल अब पत्थर का हो चुका था। उसने एक दिन कल्पना से कहा, बेटा तू फिर से स्कूल जा, इन लोगों को मैं देख लूंगा। पर इस बार कल्पना में हिम्मत नहीं बची थी। वो लोगों के ताने सुन सुनकर टूट चुकी थी। अब स्कूल में भी अपने से कम उम्र के बच्चों से ताने सुनना उसे गवारा नहीं था। उसने मना कर दिया, पर साथ ही वो अपने बापू पर बोझ भी नहीं बनना चाहती थी। इसलिए उसने मोहल्ले की महिलाओं के ब्लाउज सिलने का काम शुरू कर दिया। उसकी इच्छा थी कि जिस अंधेरे कोने में बैठकर वो कपड़े सी रही थी, वहीं उसकी जिंदगी कट जाए, कोई उसे कुछ ताना भर न मारे। पर उसकी ये नाचीज ख्वाहिश भी जालिम दुनिया को मंजूर नहीं थी। लोग वहां भी उसे ताना मारने पहुंच गए। यहाँ तक कि जो महिलाएं उससे ब्लाउज सिलवाने आती थी, वही मौका देखकर उसे गाली देने लग जाती थी कि तू घर छोड़ आई और हमारे समाज का नाम खराब कर रही है। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि तुझे तो जहर पीकर मर जाना चाहिए। 13 साल की उस बच्ची के दिमाग में दिन रात ये बातें हथौड़े की तरह चुभ रही थी और एक दिन उसने सच में वैसा ही किया, ये सोचकर कि कम से कम मरने के बाद तो इन तानों से मुक्ति मिलेगी। पर तकदीर ने उसका कहा आज तक कुछ माना था जो आज मानती। उसकी मौसी ने उसे देख लिया और तुरंत उसे पास के सरकारी अस्पताल ले गई। कल्पना की हालत बेहद नाजुक थे। डॉक्टर्स ने इलाज तो शुरू किया, पर उसके बापू से ये भी कहा कि अगले 24 घंटों तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसके बापू का दिल बैठ गया। उसकी बच्ची, जिसे कहाँ तो पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा इंसान बनाना चाहता था,
आज मौत के कगार पर खड़ी थी। कल्पना का बचना हर किसी को नामुमकिन लग रहा था, पर एक चमत्कार ही था कि अगले दिन उसने अपनी आंखें फिर से खोली और इस बार उन आंखों में एक अलग चमक थी। जी हाँ, कल्पना को अपनी जिंदगी की कीमत समझ आ गई थी और वो एक पल के लिए भी इसे किसी और के तानों की वजह से वेस्ट नहीं करना चाहती थी। उसने खुद से वादा किया कि वो अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जिएगी। ठीक होने के बाद उसने अपने बापू से मिन्नतें की कि वो उसे बॉम्बे जाने दे। वो शहर जिसने उसका सब कुछ छीना था, वहीं अब वो सब कुछ वापस लेना चाहती थी। वहां जाकर वो एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ रहने लगी और कपड़ा फैक्ट्री में दिन भर दर्जी का काम करने लगी। कुछ महीने ऐसे काम करने के बाद उसने चंद पैसे जोड़े और एक घर किराए पर ले लिया। वहां उसने अपने बापू और दूसरे भाई बहनों को भी बुला लिया। एक कमरे के उस घर में इतने लोगों का रहना बेहद मुश्किल था। जगह और पैसे दोनों की कमी थी, पर उसे इसी बात की खुशी थी कि वो सब साथ थे। कल्पना को लगने लगा कि ऐसे ही दर्जी का काम कर करके वो पैसे बचाएगी और एक दिन खुद की छोटी सी दुकान खोल लेगी। जीवन चल जाएगा। पर उसका जीवन इतनी आसानी से अब तक चला था क्या जो आज चलता। कुछ ही दिनों में उसके साथ एक ऐसी भयावह घटना घटी जिसने उसे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ने पर मजबूर कर दिया। एक दिन उसकी छोटी बहन अचानक से बेहद बीमार पड़ गई। उसे तुरंत वो लोग पास के सरकारी अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर्स ने कहा कि इसे स्पेशलिस्ट केयर की जरूरत है, यहाँ इसका इलाज नहीं हो पाएगा। जब बड़े सरकारी अस्पताल ले गए तो वहाँ उसे एडमिट तो किया, पर फिर डॉक्टर्स ने ये कहा कि ये एक इंजेक्शन आपकी बहन के लिए चाहिए, पर सरकारी सप्लाई में ये अवेलेबल नहीं है। हो सके तो आप इसे फार्मेसी से खरीद कर ला दीजिए, हम लगा देंगे। जब कल्पना उसे लेने गई तो उसके एक डोज की कीमत थी 930 रुपए। कल्पना जो कि 80 रुपए महीने की नौकरी करती थी, उसकी जेब में बस 200 रुपए थे। वो आंखों में आंसू लिए दुकान से वापस आ गई और तुरंत अपने मोहल्ले वालों से उधार मांगने पहुंची। किसी ने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी उसे। थक हार कर वो आखिरी उपाय अपने मालिक से कुछ पैसे उधार मांगने गई और मालिक ने उसे लात मारकर भगा दिया। जब अस्पताल पहुंची तो उसकी बहन अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। दीदी मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। ये बोलते बोलते उसने कल्पना के सामने ही दम तोड़ दिया। उस दिन कल्पना को पैसे की असली कीमत समझ आई। उसने खुद से वादा किया कि एक दिन वो खूब पैसा कमाएगी, इतना कि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं उसके कदमों तले रहेंगी। कपड़ा फैक्ट्री छोड़ने के बाद वो एक लोकल दर्जी के यहाँ काम करने लगी, वो भी पूरे 16 घंटे। कैसे भी करके उसे पैसे जोड़ने थे, पर जल्दी उसे रियलाइज हुआ कि यूं छोटी मोटी नौकरियां करके वो कभी अमीर नहीं बन पाएगी। उसे कोई बिजनेस करना पड़ेगा, पर वो बिजनेस करे कौन सा। बहुत दिमाग दौड़ाने के बाद उसे एक कस्टमर की याद आई जिसका हस्बैंड उल्लासनगर में सस्ते दामों में महंगे फर्नीचर्स की कॉपी बनाया करता था। उसने उन्हीं को लाकर धारावी में बेचने की सोची, पर इसके साथ ही फिर से उसके सामने पैसे की दिक्कत खड़ी हो गई कि आखिर फंडिंग देगा कौन। पर इस बार कल्पना के पास एक प्रॉपर प्लान था। उसने सरकार की योजना के थ्रू लोन लेने की सोची। एक बाबू को थोड़े पैसे खिलाकर उसे लघु उद्योग वाला लोन मिल भी गया। अब बारी थी दुकान डालने की। गली के कोने में उसने एक टूटी फूटी दुकान किराए पर ली और उसे खूब मेहनत करके सजाया। धीरे धीरे कस्टमर्स आने लगे और उसके कम प्राइस और मीठे व्यवहार की वजह से उससे ढेर सारे फर्नीचर्स लेने लगे। उसकी दुकान खूब चलने लगी। इस दुकान को चलाकर उसे सप्लायर से नेगोशिएट करना, ट्रांसपोर्टर्स के नखरे झेलना, एम्प्लॉइज को संभालना, घूसखोर पुलिस वालों से निपटना सब आ गया। धीरे धीरे उसकी माली हालत सुधरने लगी और पूरे 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने अपना लोन चुकता कर दिया। पर अब कल्पना के मुंह में खून लग चुका था। उसके कानों में उसकी बहन के आखिरी शब्द गूंजते रहते थे, जो कि दिन रात उसे अथाह पैसा कमाने को मोटिवेट करते रहते थे। वो फिर से किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में जुट गई और इस बार उसे एक बेहद इंटरेस्टिंग पर उतना ही ज्यादा ट्विस्टेड मौका हाथ लगा। उसे एक दिन उसके एक सप्लायर ने बताया कि मैडम, एक हरीश नाम का आदमी है जो माहिम में एक कमर्शियल प्लॉट बेचना चाहता है। कल्पना जब उससे मिली तो हरीश ने उसे साफ साफ बता दिया कि जो जमीन है वो कानूनी पचड़े में फंसी हुई है और वो कोर्ट के चक्कर लगा लगा कर थक चुका है, इसीलिए अब आधे दाम पर जमीन को बेचकर मुक्ति पाना चाहता है। कल्पना ने तुरंत उस प्लॉट को लेने के लिए हाँ कर दी। आखिर जो लड़की दुनिया से लड़कर खुद को आजाद कर सकती थी, वो एक जमीन को भी छुड़ा ही सकती थी। अपनी सारी जमा पूंजी उसने हरीश को दी और फिर कोर्ट के चक्कर लगाने लगी। दोनों साइड के लॉयर्स ने उससे बड़ा परेशान किया और उसके साइड वाले ज्यादा पैसे चूसना चाहते थे। आखिरकार 2 सालों तक हर हफ्ते कोर्ट के चक्कर लगाने और एक
एक मोटी रकम खर्चने के बाद वो जमीन फ्री हो गई। कल्पना ने राहत की सांस तो ली, पर तुरंत ही उसके सामने एक और परेशानी आन खड़ी हुई। अब वो इस जमीन का करेगी क्या, क्योंकि कुछ बनाने के लिए तो उसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। कल्पना ने फिर एक बार कई लोगों से मुलाकातें की और फाइनली एक बिल्डर उसके साथ पार्टनरशिप करने को राजी हो गया, पर उसकी शर्त थी कि वो प्रॉफिट का 80% अपने पास रखेगा। कल्पना ने फर्नीचर धंधे में सीखी हुई स्किल्स का यहाँ बखूबी यूज किया और उस बिल्डर को 65% में काम करने पर मना लिया। फाइनली 1 साल बाद उसका प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ, एक सक्सेसफुल फर्नीचर दुकान और एक बिल्डिंग। कल्पना को ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी का मकसद अब पूरा हो गया। अपने सपनों से कहीं ज्यादा सफलता उसने हासिल कर ली थी, पर उसे क्या पता था कि उसे तो अभी और उड़ान भरनी बाकी थी। वो उड़ान जो उसे 2000 करोड़ की कंपनी का मालिक बनाने वाली थी। और उस उड़ान की शुरुआत हुई एक वर्कर के फोन कॉल से, जिसने उसे कमानी इंडस्ट्रीज के बारे में बताया। रामजी भाई कमानी आजादी के बाद बॉम्बे आए थे और उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर 3 सक्सेसफुल कंपनियां खड़ी की थी, कमानी ट्यूब्स, कमानी इंजीनियरिंग और कमानी मेटल्स। वो समय था जब इंडिया की इकोनॉमी डेवलप हो रही थी। रामजी भाई उसमें अपना पूरा योगदान देना चाह रहे थे और वैसा हो भी रहा था। उनकी कंपनीज हजारों लोगों को रोजगार दे रही थी, पर 1987 में अचानक उनका देहांत हो गया। उनके जाते ही उनके बेटों में संपत्ति को लेकर लड़ाई छिड़ गई। ये लड़ाई इतनी गहरी हो गई कि उस समय जो वर्कर्स का यूनियन था वो कोर्ट पहुंच गया, ये कहने कि कंपनी की ओनरशिप रामजी भाई के बेटों की जगह उन वर्कर्स के यूनियन को सौंप दी जाए। 1990s का जो वो समय था, उस समय इस तरह के चेंजेस जर्मनी, फ्रांस और जापान जैसे कई देशों में हो रहे थे, जहां फैक्ट्रियों की ओनरशिप उनके मालिकों से लेकर आम पब्लिक को दे दी जा रही थी। आजाद भारत में कमानी ग्रुप ऐसा पहला एग्जाम्पल बना। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी ओनरशिप वर्कर्स को सौंप दी, पर अगर 3000 वर्कर्स लोग मालिक बन जाएंगे तो फिर काम कौन करेगा। जल्द ही उनके बीच ईगो क्लैशेस होने लगे। वर्कर्स के एक नहीं बल्कि 2 यूनियन बन गए और दोनों के ही लीडर्स का कंपनी को बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सब सिर्फ अपनी जेब भरना चाह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सरकार को ये लग रहा था कि ये जो देश में पहली बार इतनी बड़ी कंपनी का मालिकाना हक आम लोगों के हाथों में सौंपा गया है, इसे एक पॉजिटिव एग्जाम्पल की तरह सेट करना चाहिए, जिससे लोग बेहद खुश होंगे और उन्हें भर भर के वोट्स देंगे। इस सोच का नतीजा ये हुआ कि सरकार उनको बेतहाशा फंड्स देने लगी, बैंक्स उनको बिना कुछ जांचे करोड़ों के लोन्स देने लगे, कमानी इंडस्ट्रीज पर पैसा बरसने लगा, पर उस पैसे को यूटिलाइज करने के लायक एक्सपर्टाइज किसी के पास नहीं थी। जी हाँ, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के ना होने का नतीजा ये निकला कि 1997 तक आते आते कंपनी मरे हालत में आ गई। प्रोडक्शन ठीक से हो नहीं रहा, वर्कर्स काम करना चाहते नहीं थे और प्रॉफिट्स तो दूर की बात, हर महीने करोड़ों का लॉस हुए जा रहा था। यहाँ तक कि अनपेड बिल्स की वजह से फैक्ट्री की पानी और बिजली की सप्लाई भी रोक दी गई। कंपनीज को बंद करना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वर्कर्स ही मालिक थे, तो आखिर बंद करे कौन। कमानी इंडस्ट्रीज को सबसे बड़ा लोन IDBI बैंक ने दिया हुआ था। जब उनको इस सिचुएशन का पता चला, उनका दिमाग घूम गया। उन्होंने तुरंत 3 में से 2 कंपनीज की नीलामी कर दी। सिर्फ कमानी ट्यूब्स बची थी, जिसके अगेंस्ट 140 कोर्ट केसेस और पूरे 116 करोड़ के ड्यूज पेंडिंग थे, और उसके दोनों यूनियंस के लीडर्स के बीच में घमासान लड़ाई चल रही थी। इस सारे प्रोसेस में वो गिने चुने वर्कर्स, जो कि अपने मेहनत के दम पर कमाई करके अपना घर चलाना चाह रहे थे, वो बेहद परेशान हो चुके थे। उन्हें तो कई महीनों से तनख्वाह भी नहीं मिली थी। उस दिन उन्हीं में से एक ने फ्रस्ट्रेट होकर कल्पना को फोन किया था कि मैडम, हो सके तो आप हमें बचा लो। असल में वो वर्कर पहले धारावी में ही रहता था और कल्पना की पूरी जर्नी उसने खुद अपनी आंखों से देखी थी। उसे पूरा भरोसा था कि जिस लड़की ने खुद को बचाकर संवार लिया, वो उनको भी बचा लेगी। कल्पना के जितने भी एडवाइजर्स थे, उन सब ने इस कदम के लिए मना किया, कहा कि ये फैक्ट्री गॉन केस है, इस पर इन्वेस्ट करना बेवकूफी होगी। पर कल्पना ने जब उन 566 बिलखती हुई फैमिलीज को देखा, उनका दिल पसीज गया। उन्होंने बिना एक सेकंड लगाए हाँ कर दी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि इस फैक्ट्री को बचाने के लिए उन्हें किस तूफान से गुजरना था। सबसे पहले उन्होंने 10 लोगों की एक टीम बनाई, जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स थे। उन सब ने पूरी फैक्ट्री का कई बार सर्वे किया और सैल्वेज प्लान बनाया। फिर कल्पना उस प्लान को लेकर IDBI और दूसरे बैंकों के पास गई।
ली। उन्होंने प्लान को देखा और कहा कि ठीक है, हम इस फैक्ट्री को लिक्विडेट नहीं करेंगे, पर एक शर्त है, आप खुद इस बोर्ड की प्रेसिडेंट बनोगी और सारी जवाबदारी आपकी होगी। आपको कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना होगा। अगर एक भी गलती हुई तो हम तुरंत कंपनी को बंद कर देंगे। कल्पना ने ये सारी शर्तें मान ली। उसके बाद फिर से एक बार शुरू हुआ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने का दौर। कल्पना को सारी फाइलिंग समझने के बाद ये रियलाइज हुआ कि कंपनी पर जो 116 करोड़ की देनदारी बची है, उसमें से मैक्सिमम पोर्शन गवर्नमेंट की लगाई पेनल्टीज, टैक्सेस और उन पर लगे ब्याज का है। उनको समझ आ गया कि अगर किसी तरह इन्हें खत्म कर दिया जाए तो फिर कंपनी को बचाने का एक चांस बनता है। इतने दिनों से बिजनेस करके उन्हें अपना काम निकलवाने की सारी टैक्टिक्स पता चल गई थी। उनको समझ आ गया कि बैंक से खुद से कर्ज माफी करेंगे नहीं, तो सीधा उन्होंने उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम से मीटिंग फिक्स करी। उनसे जाकर कल्पना ने एक ही बात कही, अगर कंपनी लिक्विडेट होगी तो किसी का फायदा नहीं होगा, पर अगर ये पेनल्टीज हटा ली जाएंगी तो फिर बैंक्स को अपना पैसा वापस मिल सकता है। बहुत गहरे डिस्कशन के बाद वो मान गए और उन्हें 50% का डिडक्शन दे दिया। कल्पना ने गहरी राहत की सांस ली। फाइनली 2006 में कोर्ट्स ने कंपनी की पूरी ओनरशिप कल्पना को सौंप दी। उनको 7 साल का समय दिया गया अपने लोन्स को चुकता करने के लिए, जिसे उन्होंने 1 साल में चुका दिया। वर्कर्स की ड्यू सैलरी देने के लिए 3 साल का समय दिया गया, जिसे उन्होंने 3 महीने में दे दिया। इनफैक्ट उन्होंने बोनस भी दिया और वर्कर्स को 5 करोड़ की जगह 5 करोड़ 90 लाख चुका है। जो पुरानी मशीनरीज और उनके पार्ट्स कबाड़ हो चुके थे, उन्होंने उन सबको नए पार्ट से रिप्लेस किया और फिर फैक्ट्री को अपनी पुरानी ग्लोरी में चालू किया। बिजनेसेस रन करने का कल्पना को पुराना एक्सपीरियंस था और उसी को यूज करके उन्होंने इसे डे 1 से प्रॉफिटेबल बनाया और आज उनकी नेटवर्थ पूरे 2000 करोड़ की है। अपने ग्लोरियस एफर्ट्स की वजह से उन्हें 2013 में पद्मश्री से नवाजा गया। कल्पना सरोज की ये सच्ची कहानी सुनकर आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि अगर आप खुद पर भरोसा रखते हो तो फिर हर मंजिल पा सकते हो, फिर चाहे आप कितनी ही बुरी परिस्थितियों में क्यों ना फंसे हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इंतजार रहेगा। अगर आप मुझसे रियल टाइम में जुड़ना चाहते हो और नए वीडियोस के अपडेट्स पाना चाहते हो तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टा। द आईडी इज राइट हियर। आई विल सी यू देयर। थैंक यू।